क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता? जरा सोचिए कि जब अंड का निषेचन नहीं होता है तब क्या होता है। तो देखिए, यदि अंड कोशिका का निषेचन नहीं हो तो यह लगभग 1 दिन तक जीवित रहती है, क्योंकि अंडाशय प्रत्येक माह एक अंड का मोचन करता है। अतः निषेचित अंड की प्राप्ति हेतु गर्भाशय भी प्रति माह तैयारी करता है। अतः इसकी अंतःभित्ति मांसल एवं स्पॉन्जी हो जाती है। यह अंड के निषेचन होने की अवस्था में उसके पोषण के लिए आवश्यक है। देखिए, जब निषेचित अंड की प्राप्ति करने के लिए क्या करता है, गर्भाशय की गर्भाशय जो है प्रत्येक माह तैयारी करता है। इससे क्या होता है, उसके अंदर की भित्ति मांसलदार और स्पॉन्जी हो जाती है। यह अंड के निषेचन होने की अवस्था में पोषण के लिए आवश्यक है, परंतु निषेचन ना होने की अवस्था में इस परत की भी आवश्यकता नहीं रहती। अतः यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में, तरल पदार्थ के रूप में निष्कासित होती है, मतलब बाहर त्याग हो जाता है। इस चक्र में लगभग 1 मास का समय लगता है तथा इसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। इसकी अवधि लगभग 2 से 8 दिनों की होती है। अब जानेंगे जनन स्वास्थ्य। जैसा कि हम देख चुके हैं, लैंगिक परिपक्वता एक क्रमिक प्रक्रम है, एक धीरे धीरे प्रक्रिया है तथा यह उस समय होता है जब शारीरिक वृद्धि भी होती रहती है। अतः किसी सीमा तक आंशिक रूप से लैंगिक परिपक्वता का अर्थ यह नहीं है कि शरीर अथवा मस्तिष्क जनन क्रिया अथवा गर्भधारण योग्य हो गए हैं। मतलब यहाँ बोलना यही चाह रहा है कि अतः किसी सीमा तक लैंगिक परिपक्वता का अर्थ यह नहीं है कि शरीर अथवा मस्तिष्क जनन क्रिया अथवा गर्भधारण योग्य हो गए हैं। हम यह निर्णय किस प्रकार ले सकते हैं कि शरीर एवं मस्तिष्क इस प्रमुख उत्तरदायित्व के योग्य हो गया है? हम ये कैसे निर्णय तब ले सकते हैं कि शरीर और मस्तिष्क जो है इस मुख्य उत्तरदायित्व के योग्य हो गया है? इस विषय पर हम सभी पर किसी न किसी प्रकार का दबाव है। इस क्रिया के लिए हमारे मित्रों का दबाव भी हो सकता है, भले ही वो चाहें या ना चाहें। विवाह एवं संतानोत्पत्ति के लिए पारिवारिक दबाव भी हो सकता है। संतानोत्पत्ति से बचकर रहने का सरकारी तंत्र की ओर भी दबाव हो सकता है। ऐसी अवस्था में कोई निर्णय लेना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। यौन क्रियाओं के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में भी हमें सोचना चाहिए। हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को रोगों का संचरण अनेक प्रकार से हो सकता है, क्योंकि यौन क्रिया में प्रगाढ़ शारीरिक संबंध स्थापित होते हैं। देखिए, यौन क्रिया में तो शारीरिक संबंध स्थापित है, अतः इससे आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि अनेक रोगों का लैंगिक संचरण भी हो सकता है। इसमें जीवाणु जनित जैसे कि गोनेरिया तथा सिफिलिस एवं वायरस संक्रमण जैसे कि मस्सा तथा HIV एड्स शामिल है। लैंगिक क्रियाओं के दौरान क्या इन रोगों के संचरण का निरोध संभव है? तो क्या इनका रोग उपचार हो सकता है, रोका जा सकता है? शिश्न के लिए आवरण
अथवा कंडोम के प्रयोग से इनमें से अनेक रोगों के संचरण का कुछ सीमा तक निरोध संभव है। देखिए, कुछ सीमा तक हम लोग रोक सकते हैं अगर शिश्न के लिए आवरण और कंडोम का प्रयोग हो रहा हो तो। यौन क्रिया द्वारा गर्भधारण की संभावना सदा ही बनी रहती है। देखिए, जब यौन क्रिया होगी तो गर्भधारण की संभावना सदा बनी रहती है। गर्भधारण की अवस्था में स्त्री के शरीर एवं भावनाओं की मांग एवं आपूर्ति बढ़ जाती है। देखिए, गर्भधारण की अवस्था में स्त्री के शरीर एवं भावनाओं की मांग एवं आपूर्ति बढ़ जाती है एवं यदि वो इसके लिए तैयार नहीं है तो इसका उसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः गर्भधारण रोकने के अनेक तरीके खोजे गए हैं। यह गर्भ निरोधी तरीके अनेक प्रकार के हो सकते हैं। एक तरीका यांत्रिक अवरोध का है, जिससे शुक्राणु अंड कोशिका तक ना पहुंच सके। एक तरीका क्या है? यांत्रिक अवरोध रोकने का तरीका, जिससे शुक्राणु अंड कोशिका तक ना पहुंच सके। शिश्न को ढकने वाले कंडोम अथवा योनि में रखने वाले अनेक युक्तियों का उपयोग किया जा सकता है। दूसरा तरीका शरीर में हार्मोन संतुलन के परिवर्तन का है, जिससे अंड का मोचन ही नहीं होता तथा निषेचन नहीं हो सकता। ये दवाएं सामान्यतः गोली के रूप में ली जाती हैं, परंतु ये हार्मोन संतुलन को परिवर्तित करती है, अतः उनके कुछ विपरीत प्रभाव हो सकते हैं। गर्भधारण रोकने के लिए कुछ अन्य युक्तियां जैसे कि लूप अथवा कॉपर टी को गर्भाशय में स्थापित करके भी किया जाता है, परंतु गर्भाशय के उत्तेजन से भी कुछ विपरीत प्रभाव हो सकता है। यदि पुरुष की शुक्र वाहिकाओं को अवरुद्ध कर दिया जाए तो शुक्राणुओं का स्थानांतरण रुक जाएगा। यदि स्त्री की अंडवाहिनी अथवा फैलोपियन नलिका को अवरुद्ध कर दिया जाए तो अंड या डिंब गर्भाशय तक नहीं पहुंच सकेगा। दोनों ही अवस्थाओं में निषेचन नहीं हो पाएगा, चाहे वो पुरुष की शुक्रवाहिकाओं को अवरुद्ध कर दिया जाए या महिला का अंडवाहिनी को रोक दिया जाए। तो शल्य क्रिया तकनीक द्वारा इस प्रकार के अवरोध उत्पन्न किए जा सकते हैं। शल्य क्रिया द्वारा, ऑपरेशन द्वारा इस तकनीक का अवरोध उत्पन्न किया जा सकता है। यद्यपि शल्य तकनीक भविष्य के लिए पूर्णतः सुरक्षित है, परंतु असावधानी पूर्वक की गई शल्य क्रिया से संक्रमण अथवा दूसरी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। शल्य क्रिया द्वारा अनचाहे गर्भ को हटाया भी जा सकता है। इस तकनीक का दुरुपयोग उन लोगों द्वारा किया जाता है या किया जा सकता है जो किसी विशेष लिंग का बच्चा नहीं चाहते। ऐसा गैरकानूनी कार्य अधिकतर मादा गर्भ के चयनात्मक गर्भपात हेतु किया जा रहा है। उसमें देखा जाता है कि लड़की है तो गर्भपात करा देता है। एक स्वस्थ समाज के लिए मादा नर लिंग अनुपात बनाए रखना आवश्यक है। दोनों की अनुपात एक संतुलन होना बहुत जरूरी है। यद्यपि हमारे देश में भ्रूण लिंग निर्धारण एक कानूनी अपराध है। हमारे समाज में कुछ इकाइयों में मादा भ्रूण की निर्मम हत्या के कारण उसे मार दिया जाता है, जिससे क्या होता है, हमारे देश में शिशु लिंग अनुपात तीव्रता से घट रहा है, जो कि एक चिंता का विषय है। हमने पहले देखा कि जनन एक ऐसा प्रक्रम है जिसके द्वारा जीव अपनी समष्टि की वृद्धि करते हैं। एक समष्टि में जन्म दर मृत्यु दर उसके आकार का निर्धारण करते हैं। जनसंख्या का विशाल आकार बहुत लोगों के लिए चिंता का विषय है। इसका मुख्य कारण है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार लाना दुष्कर कार्य है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्तर को सुधारें, ये एक दुष्कर कार्य है। यदि सामाजिक असमानता हमारे समाज के निम्न स्तर, जो निम्न जीवन स्तर के लिए उत्तरदायी है, देखिए ध्यान से, यदि सामाजिक असमानता हमारे समाज के निम्न जीवन स्तर के लिए उत्तरदायी है तो जनसंख्या के आकार का महत्व इसके लिए अपेक्षाकृत कम हो जाता है।
यदि सामाजिक असमानता, समाज में जो असमानता है, हमारे समाज के निम्न जीवन स्तर के लिए उत्तरदायी है। बिल्कुल, हम लोग के जो समाज में जो निम्न जीवन स्तर का जो उत्तरदायी है, उसकी वजह ये भी है सामाजिक असमानता। तो यदि सामाजिक असमानता हमारे समाज के निम्न जीवन स्तर के लिए उत्तरदायी है, तो जनसंख्या के आकार का महत्व इसके लिए अपेक्षाकृत कम हो जाता है। यदि हम इसके आसपास देखें, तो क्या आप जीवन के निम्न स्तर के लिए उत्तरदायी सबसे महत्वपूर्ण कारण की पहचान कर सकते हैं? देखिए ध्यान से, यदि हम अपने आसपास देखें, तो क्या आप जीवन के निम्न स्तर के लिए, कि जीवन सुधार नहीं हुआ है, अभी भी निम्न स्तर में है, तो आपके महत्वपूर्ण कारण, उत्तरदायी जो है सबसे महत्वपूर्ण कारण की पहचान यही सब पाएंगे कि जनसंख्या में वृद्धि। क्योंकि आज जीवन स्तर में अगर अच्छी तरह से सुधार नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक फैक्टर ये भी है कि जनसंख्या का बहुत ज़्यादा होना। इस प्रकार हम लोग का चैप्टर समाप्त होता है।